हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जय अकेडमी। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं विशेषण। आज हम लोगों की क्लास रहेगी विशेषण की। ये हम लोगों की थर्ड क्लास है। फर्स्ट और सेकंड क्लास हम लोग कर चुके हैं। तो हम लोग फर्स्ट और सेकंड क्लास में क्या पढ़े थे? विशेषण क्या होता है, वर्गीकरण के आधार पर विशेषण के कितने भेद होते हैं, स्थान के आधार पर विशेषण के कितने भेद होते हैं, प्रयोग के आधार पर विशेषण क्या होता है तथा प्रयोग के आधार पर विशेषण के कितने भेद होते हैं और तुलना के आधार पर विशेषण के कितने भेद होते हैं, ये सभी हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर चुके थे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे जो टॉपिक रह गया था सार्वनामिक विशेषण। एक बार हम लोग देख लेते हैं जो फर्स्ट सेकंड क्लास में पढ़े थे, एक बार उसे रिवीजन कर लेते हैं कि विशेषण क्या होता है। सबसे पहले हम यही जान लेते हैं विशेषण क्या होता है कि वह संज्ञा शब्द या वह शब्द जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे हम विशेषण कहते हैं। क्या होता है विशेषण कि वह शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। अब बात आते हैं कि वर्गीकरण के आधार पर विशेषण के कितने भेद होते हैं। तो वर्गीकरण के आधार पर देखा जाए तो विशेषण के 3 भेद होते हैं। वर्गीकरण के आधार पर विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो वर्गीकरण के आधार पर विशेषण के 3 भेद होते हैं। देखिएगा किसके आधार पर देखा जाए? वर्गीकरण के आधार पर विशेषण के भेद। वर्गीकरण के आधार पर विशेषण के भेद। तो वर्गीकरण के आधार पर विशेषण के हमने कितने भेद बताए? तो वर्गीकरण के आधार पर विशेषण के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? स्थान के आधार पर विशेषण, और दूसरा होता है प्रयोग के आधार पर विशेषण, और तीसरा होता है तुलना के आधार पर विशेषण। तो पहला क्या है हमारा इसमें? पहला क्या है? पहला हमारा प्रयोग के आधार पर विशेषण। किसके आधार पर? प्रयोग के आधार पर। पहला है हमारा किसके? स्थान के आधार पर विशेषण। किसके आधार पर विशेषण है हमारा? पहला है स्थान के आधार पर विशेषण। सेकेंड रहेगा हमारा प्रयोग के आधार पर विशेषण। स्थान के आधार पर विशेषण। और दूसरा क्या है? दूसरा है प्रयोग के आधार पर विशेषण। प्रयोग के आधार पर विशेषण। और तीसरा क्या है हमारा? तीसरा है तुलना के आधार पर विशेषण। कौन सा है तीसरा? तुलना के आधार पर विशेषण। अगर तुलना के आधार पर देखा जाए तो विशेषण के कितने भेद होते हैं? तुलना के आधार पर विशेषण। तो वर्गीकरण के आधार पर विशेषण के कितने भेद हो गए? तो वर्गीकरण के आधार पर विशेषण के 3 भेद हो गए। कितने भेद हो गए? 3 भेद हो गए। कौन कौन से? स्थान के आधार पर विशेषण, दूसरा है प्रयोग के आधार पर विशेषण, और तीसरा है हमारा तुलना के आधार पर विशेषण। तो पहला क्या है? स्थान के आधार पर विशेषण। अब बात आती है कि स्थान के आधार पर विशेषण के कितने भेद होते हैं। तो
एक बार सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि स्थान के आधार पर विशेषण के कितने भेद होते हैं, क्योंकि हम लोग ये पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। तो जरा फटाफट एक बार कमेंट कर दीजिएगा कि स्थान के आधार पर विशेषण के कितने भेद होते हैं। फटाफट कमेंट करें। किसके आधार पर? विशेषण के आधार पर कितने भेद होते हैं? बहुत अच्छे। कितने होते हैं? 2। किसके आधार पर? स्थान के आधार पर विशेषण के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो इसमें पहला हो जाता है हमारा उद्देश्य विशेषण और दूसरा होता है विधेय विशेषण। क्या है पहला? पहला है इसमें उद्देश्य विशेषण और दूसरा है विधेय विशेषण। क्या है? विधेय विशेषण। अब बात आती है कि ये होते क्या है। मोटे तौर पर देख लीजिएगा, अगर डीपली पढ़ना है तो हमारी जो हमारी पहली क्लास है उसको देख लीजिएगा, उसमें हम लोगों ने बिल्कुल पॉइंट बाय पॉइंट क्लियर किए हैं। तो ये क्या होता है? उद्देश्य विशेषण। जो हमारे जो विशेषण होते हैं या हमारा जो वाक्य दिया होता है उसमें जो हमारा विशेष होता है, विशेष के आगे लगने वाला जो विशेषण होता है उसे हम क्या कहते हैं? उद्देश्य विशेषण कहते हैं। यानी संज्ञा के विशेष से कहते हैं किसे हम? जो हमारी संज्ञा होती है या कोई सर्वनाम होता है उसे हम विशेष कहते हैं। कहते हैं या नहीं? अच्छा ठीक है, कहते हैं। तो क्या है? जो हमारा विशेष होता है उसके आगे जो विशेषता यानी विशेषण होता है, जो संज्ञा की विशेषता होती है वो क्या कहलाती है? वह कहलाती है उद्देश्य विशेषण। समझ गए क्या होता है उद्देश्य विशेषण? नोट कर लीजिएगा। जो विशेषण क्या है? जो विशेषण विशेष के आगे लगते हैं। किसके आगे? विशेष के आगे लगते हैं। आगे लगते हैं उसे हम उद्देश्य विशेषण कहते हैं। ठीक है। और दूसरा है हमारा इसमें विधेय विशेषण। ये क्या होता है? तो उद्देश्य विशेषण का हमारा कि जो विशेषण विशेष के आगे लगते हैं उसे हम उद्देश्य विशेषण कहते हैं। और जो हमारा विधेय है ये हो जाएगा कि जो विशेषण विशेष के पीछे लगते हैं या पीछे प्रयोग किए जाते हैं, जिस संज्ञा के पीछे प्रयोग किए जाते हैं उसे हम विधेय विशेषण कहते हैं। क्या है? एक बार ध्यान से सुनिए, सभी लोग ध्यान दीजिएगा कि विधेय विशेषण क्या होता है कि जो विशेषण विशेष के पीछे लगकर यानी संज्ञा के पीछे लगकर उसकी विशेषता बताते हैं। विशेष के पीछे जो विशेषण लगते हैं उसे हम विधेय विशेषण कहते हैं। समझ गए या जानो? सभी लोग कमेंट करें एक बार। क्या है कि जो विशेषण विशेष के पीछे लगकर किसके पीछे? विशेष के पीछे लगकर या विशेष के पीछे प्रयोग किए जाते हैं, लगाए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? विधेय विशेषण। समझ गए या नहीं? एक बार सभी लोग कमेंट करें। बहुत अच्छे, समझ गए। अब बात आती है, ये तो स्थान के आधार पर हो गए। कितने? स्थान के आधार पर विशेषण
विशेषण के दो भेद होते हैं, उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण। अब बात आती है जो हमारा दूसरा है प्रयोग के आधार पर विशेषण। इसे हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे, इस पर ध्यान देना होगा, ये हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। क्या है? प्रयोग के आधार पर विशेषण। तो एक बात सभी लोग कमेंट करिएगा कि प्रयोग के आधार पर विशेषण के कितने भेद होते हैं। किसके आधार पर? प्रयोग के आधार पर विशेषण के कितने भेद होते हैं, एक बार सभी लोग कमेंट करें फटाफट। बहुत अच्छे, कितने होते हैं? 4। देखिएगा कौन से होते हैं, हम लोग जल्दी से कर लें। 4 कौन कौन से हैं? किसके आधार पर? प्रयोग के आधार पर विशेषण के कितने भेद हैं? तो प्रयोग के आधार पर विशेषण के 4 भेद हैं। तो इसमें पहला कौन सा होगा? तो पहला हो जाएगा हमारा गुणवाचक विशेषण। पहला कौन सा होगा प्रयोग के आधार पर? तो प्रयोग के आधार पर देखा जाए तो पहला हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। ध्यान देना होगा इस बात पर, गुणवाचक विशेषण। और दूसरा कौन सा होगा? दूसरा होगा संख्यावाचक विशेषण। दूसरा कौन सा होगा हमारा? तो दूसरा हो जाएगा संख्यावाचक विशेषण। तो तीसरा कौन सा है? तो तीसरा हो जाएगा परिमाणवाचक विशेषण। कौन सा है तीसरा? तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण। और चौथा कौन सा है? तो चौथा है हमारा सार्वनामिक विशेषण। कौन सा है चौथा? चौथा है हमारा, चौथा प्रकार है किसके आधार पर? प्रयोग के आधार पर। क्या हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण। चौथा कौन सा है? सार्वनामिक विशेषण। देखिएगा प्रयोग के आधार पर विशेषण के कितने भेद थे? तो प्रयोग के आधार पर विशेषण के 4 भेद थे, सॉरी 3 भेद थे, नहीं 4 ही। किसके आधार पर? प्रयोग के आधार पर विशेषण के 4 भेद हैं, तुलना के आधार पर विशेषण के 3 भेद होते हैं। तो इसमें 4 कौन कौन से एक बार ध्यान दीजिएगा। तो इसमें पहला हो जाएगा गुणवाचक विशेषण, दूसरा हो जाएगा संख्यावाचक विशेषण, और तीसरा हो जाएगा परिमाणवाचक विशेषण, और चौथा हो जाएगा हमारा सार्वनामिक विशेषण। समझ में आया या नहीं? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं गुणवाचक विशेषण क्या होता है। मोटी सी बात कि जिस वस्तु या व्यक्ति या किसी स्थान के गुण की बात हो, या उसके गुण दोष या उसकी दिशा या दशा का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं गुणवाचक विशेषण। किसी के व्यक्ति के गुण की बात हो, या किसी वस्तु के गुण की बात हो, या किसी पदार्थ के गुण की बात हो, या किसी स्थान के गुण की बात हो, तो वहां पर कौन सा विशेषण हो जाएगा? तो वहां पर हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। समझ गए? तो चलिए अब जानेंगे संख्यावाचक विशेषण। अब बात आती है जो हमारा संख्यावाचक विशेषण है, इसके कितने भेद हैं? जो हमारा संख्यावाचक विशेषण है, इसके भी 2 भेद हैं। कितने भेद हैं? 2 भेद हैं। कौन कौन से? तो इसमें पहला हो जाएगा निश्चय संख्यावाचक विशेषण। कौन सा होगा? निश्चय संख्यावाचक विशेषण। और दूसरा कौन सा हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा अनिश्चय संख्यावाचक विशेषण। दूसरा कौन सा होगा? दूसरा होगा अनिश्चय
संख्यावाचक विशेषण। तो संख्यावाचक विशेषण कितने भेद हैं? संख्यावाचक विशेषण के दो भेद हैं, निश्चय संख्यावाचक विशेषण और दूसरा अनिश्चय संख्यावाचक विशेषण। अब बात आती है जो हमारा निश्चय संख्यावाचक विशेषण है, इसके कितने भेद हैं? जो हमारा निश्चय संख्यावाचक विशेषण है, इसके 5 उपभेद। कितने उपभेद हैं? 5 उपभेद हैं। किसके? जो हमारा निश्चय संख्यावाचक विशेषण है, इसके 5 उपभेद हैं। कितने हैं? 5 उपभेद। अब बात आती है जो हमारा नेक्स्ट है परिमाणवाचक विशेषण। कौन सा? परिमाणवाचक विशेषण। तो परिमाणवाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? देखिएगा, तो इसके 2 भेद कौन कौन से हैं? तो इसके 2 भेद हैं निश्चय परिमाणवाचक विशेषण और दूसरा है अनिश्चय परिमाणवाचक विशेषण। पहला कौन सा है? तो पहला है हमारा इसमें निश्चय परिमाणवाचक विशेषण और दूसरा हो जाएगा इसी में अनिश्चय परिमाणवाचक विशेषण। क्या? अनिश्चय परिमाणवाचक विशेषण। तो परिमाणवाचक विशेषण के कितने भेद हो गए? तो परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 भेद हो गए। कौन कौन से? तो इसमें पहला हो जाएगा निश्चय परिमाणवाचक विशेषण और दूसरा हो जाएगा अनिश्चय परिमाणवाचक विशेषण। समझ गए या नहीं? एक बार देखिएगा, हम लोग दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं कि वर्गीकरण के आधार पर विशेषण के कितने भेद थे। तो वर्गीकरण के आधार पर विशेषण के 3 भेद थे। कौन कौन से? तो इसमें पहला था स्थान के आधार पर विशेषण और दूसरा है प्रयोग के आधार पर विशेषण और तीसरा है हमारा तुलना के आधार पर विशेषण। तो इसमें स्थान के आधार पर विशेषण के कितने भेद थे? तो स्थान के आधार पर भी विशेषण के 2 भेद थे। तो इसमें पहला था उद्देश्य विशेषण और दूसरा था विधेय विशेषण। इसमें वर्गीकरण के आधार पर देखा जाए तो दूसरा भेद कौन था? तो वर्गीकरण के आधार पर जो प्रयोग दूसरा भेद है वो है प्रयोग के आधार पर विशेषण। तो प्रयोग के आधार पर विशेषण के कितने भेद हैं? तो प्रयोग के आधार पर विशेषण के 4 भेद हैं। कौन कौन से? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण, चौथा है सार्वनामिक विशेषण। इसमें जो हमारा संख्यावाचक विशेषण था, इसके कितने भेद थे? तो संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद हैं। कौन कौन से? निश्चय संख्यावाचक विशेषण और दूसरा हो जाएगा अनिश्चय संख्यावाचक विशेषण। जो हमारा निश्चय संख्यावाचक विशेषण है, इसके कितने भेद हैं? तो निश्चय संख्यावाचक विशेषण के 5 भेद हैं। कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। और इसमें जो हमारा वर्गीकरण उसमें प्रयोग के आधार पर तीसरा भेद है परिमाणवाचक विशेषण। इसके कितने भेद हैं? तो इसके भी 2 भेद हैं। कौन कौन से? निश्चय परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चय परिमाणवाचक विशेषण। अब बात आती है इसमें सार्वनामिक विशेषण। चौथा कौन सा है? प्रयोग के आधार पर चौथा भाग कौन सा है? चौथा भेद कौन सा है? वो है सार्वनामिक विशेषण। हम लोग जो हमारी सेकेंड क्लास थी, सेकेंड क्लास में हम लोग परिमाणवाचक विशेषण तक पढ़ चुके थे। कहां तक पढ़ चुके थे? जो हमारा परिमाणवाचक विशेषण है यहां तक हम लोग क्लियर कर चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे सार्वनामिक विशेषण। किसको? सार्वनामिक विशेषण। तो चलिए नोट कीजिएगा, अगली हेडिंग बनाइए। कौन सी? सार्वनामिक विशेषण। नोट करिएगा। कौन सा? सार्वनामिक विशेषण। ये क्या होता है?
इसे भी हम लोग जानेंगे। हम लोग सभी पॉइंटों को अच्छे से क्लियर करने वाले हैं, तो सभी लोग क्लास के अंत तक बने रहें। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है? तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट है सार्वनामिक विशेषण। चौथा पॉइंट है कौन सा? सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण ये क्या होता है? अगर इसे हम कहीं वाक्य में ये दे दिया जाए तो इसे हम लोग किस प्रकार पहचानेंगे? तो देखिएगा, जो हमारा सार्वनामिक विशेषण होता है ये होता क्या है? जब कोई सर्वनाम, इसके नाम से ही पता चला ये क्या है? सर्वनाम, यानी सभी नाम, सार्वनामिक। तो ये क्या है? जब कोई सर्वनाम, चाहे वो मौलिक हो या यौगिक, कैसे हो? चाहे वो मौलिक हो, चाहे वो मूल सर्वनाम हो, चाहे वो यौगिक सर्वनाम हो, उसके संज्ञा के पहले जो निश्चित करता है, संज्ञा के आगे लगकर जो सर्वनाम निश्चित करता है उसे हम सर्वनाम ना कहकर क्या कहते हैं? सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। एक बार दोबारा ध्यान से सुनिएगा कि सार्वनामिक विशेषण क्या होता है। कि जब कोई सर्वनाम, हमारा कोई सर्वनाम है, वो किसी वाक्य में, चाहे वो मौलिक हो, चाहे वो यौगिक हो, चाहे वो मूल सर्वनाम हो, मूल सर्वनाम की संख्या कितनी होती है? एक बार सभी लोग कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि हम लोग सर्वनाम की क्लास इससे पहले कर चुके हैं। एक बार सभी लोग कमेंट करें फटाफट कि मूल सर्वनामों की संख्या कितनी है। कितनी है? 11। चलिए, तो समझिएगा कि जो हमारा सार्वनामिक विशेषण है ये क्या होता है? कि जब कोई सर्वनाम मूल या मौलिक या यौगिक के रूप में संज्ञा के आगे लगकर निश्चित करता है उसे हम सर्वनाम ना कहकर सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। नोट करिएगा क्या है? कि जब कोई विशेषण, जब कोई सर्वनाम, ध्यान दीजिएगा कि जब कोई सर्वनाम, चाहे वो मौलिक हो, चाहे वो मौलिक हो या यौगिक हो। यौगिक का मतलब होता है किसी के योग से बना हुआ, किसी के संयोग से बना हुआ, मौलिक हो या यौगिक हो। यौगिक के रूप में अलग कर, के रूप में संज्ञा के आगे, किसके आगे लगेगा? संज्ञा के आगे, संज्ञा के आगे लगकर निश्चित करता है, निश्चित करता है, क्या करता है? निश्चित करता है, उसे हम सर्वनाम ना कहकर क्या कहते हैं? सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। उसे सर्वनाम ना कहकर सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ना कहकर सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये परिभाषा क्या कहती है? सार्वनामिक विशेषण क्या होता है?
यौगिक रूप में किसी संज्ञा के आगे लगकर उसे निश्चित करता है, उसे हम सर्वनाम ना कहकर क्या कहते हैं? उसे हम सर्वनाम ना कहकर सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। समझ में आया या नहीं? जैसे हमने इसमें उदाहरण लिया, हमने इसमें उदाहरण लिया कि यह गाय मीठा दूध देती है। ध्यान दीजिएगा, बाकी क्या हमारा देखिएगा कि यह गाय मीठा दूध देती है। तो हम इसे कैसे निश्चित करेंगे कि इसमें सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग कहाँ हुआ है? एक बार सभी लोग इस परिभाषा को पढ़िए और इस वाक्य को निश्चित कीजिएगा। इसमें बताइएगा इसमें जो हमारा सार्वनामिक विशेषण है इसका प्रयोग कहाँ हुआ है। सभी लोग बताइएगा। चलिए, बहुत अच्छे देखिएगा, इसमें एक बार ध्यान दीजिएगा। इसमें वाक्य क्या है हमारा कि यह गाय मीठा दूध देती है। इस वाक्य में क्या निश्चित किया गया है? गाय कैसा दूध देती है? जो हमारी गाय है, इसमें पहली बार हम जाने की जो संज्ञा क्या है? संज्ञा हमारी गाय। संज्ञा क्या है? गाय। तो इसमें निश्चित किया गया है कि यह गाय है जो ये कैसा दूध देती है? मीठा दूध देती है। इसमें विशेषता क्या है? कैसा दूध देती है? मीठा दूध देती है। लेकिन इसे निश्चित क्या किया गया है? गाय है, यह गाय निश्चित करना है कि यह जो गाय है मीठा दूध देती। तो इसमें जो यह है, यह क्या हो गया? यह लगता है सर्वनाम। ये हमारा क्या है? ये हमारा मूल सर्वनाम है। लेकिन ये परिभाषा क्या कह रही थी? चाहे वो मूल सर्वनाम हो या यौगिक सर्वनाम के रूप में संज्ञा के आगे लगकर, ये गाय क्या हमारी? ये गाय हमारी है संज्ञा। इसके आगे लगकर इसे हम सर्वनाम ना कहकर क्या कहते हैं? इसे हम सर्वनाम ना कहकर सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। समझ गए? ऐसे हम एक बार सभी लोग कमेंट करें। तो यह हमारा क्या हो जाएगा? तो यह हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण। क्या हो गया? ये सार्वनामिक विशेषण। ध्यान दीजिएगा एक बार फिर से, क्या है? वाक्य क्या हमारा कि यह गाय मीठा दूध देती है। तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे हमारी इसमें संज्ञा क्या है। संज्ञा हमारी हो गई गाय। इस परिभाषा में क्या थी? संज्ञा के आगे लगकर, संज्ञा के आगे क्या लगा है? यह क्या हमारा? यह है मूल सर्वनाम। ये हमारा मूल सर्वनाम है। लेकिन क्या संज्ञा के आगे लगकर वह निश्चित करता है? निश्चित क्या करता है कि यह गाय मीठा दूध देती है। तो इसमें निश्चित हो गया ये जो गाय है, यह गाय मीठा दूध निश्चित कौन कर रहा है? यह। तो यह हमारा क्या हो गया? ये हमारा था मूल सर्वनाम। लेकिन ये संज्ञा के पहले प्रयोग किया गया है, तो इसे हम सर्वनाम ना कहकर क्या कहेंगे? इसे हम सर्वनाम ना कहकर सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। समझ गए? समझ में आया या नहीं? इसी प्रकार इसमें हमने एक और वाक्य लिया, वाक्य हमारा कि वह लड़की स्कूल जाती है। क्या है? यह वह ना करके यह कर लीजिएगा। क्या है? यह लड़की स्कूल जाती है। यह लड़की स्कूल जाती है। तो इस वाक्य में आप सभी लोग कमेंट कीजिएगा, इस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग कहां पर किया गया है? सभी लोग एक बार कमेंट करें। बाकी क्या हमारा ध्यान दीजिएगा कि वह यह लड़की स्कूल जाती है।
तो इसमें हमारा जो सर्वनामी विशेषण है इसका प्रयोग कहाँ पर किया गया है, एक बार सभी लोग कमेंट करें। बहुत अच्छी, क्या है, ए है। सभी लोग समझ रहे हैं अच्छे से। तो चलिए एक बार देख लीजिएगा क्या है हमारा वाक्य कि यह लड़की स्कूल जाती है। तो इसमें सबसे पहले हम जानेंगे संज्ञा क्या है। संज्ञा क्या हमारी इसमें, संज्ञा है लड़की। क्या है, लड़की, ये हमारी संज्ञा होगी। संज्ञा के पहले जो सर्वनाम प्रयोग हुआ, संज्ञा के पहले क्या प्रयोग हुआ, सर्वनाम। सर्वनाम क्या है, ये है। अब हम इसे सर्वनाम ना कहकर क्या कहेंगे, इसे हम सर्वनाम ना कहकर सार्वनामिक विशेषण कहेंगे। जो संज्ञा के आगे सर्वनाम प्रयोग होगा, चाहे वो मौलिक हो चाहे वो यौगिक हो, यह हमारा कैसा सर्वनाम है, तो यह हमारा है मौलिक सर्वनाम यानी मूल सर्वनाम। ये सर्वनाम ना होकर इसे हम क्या कहेंगे, सर्वनाम ना कहकर इसे हम कहेंगे सार्वनामिक विशेषण। क्या कहेंगे, सार्वनामिक विशेषण। समझ में आया या नहीं, देखिएगा इस वाक्य में क्या था कि यह लड़की स्कूल जाती है, तो इसमें निश्चित कर दिया गया यह लड़की कहाँ जाती है, यह लड़की है जो स्कूल जाती है। निश्चित कर दिया गया, इसमें निश्चित कौन कर रहा है, निश्चित कर रहा है यह, यानी हमारा जो सर्वनाम है निश्चित कर रहा है कि यह लड़की स्कूल जाती है। तो हमारी इसमें संज्ञा क्या थी, संज्ञा थी लड़की, यानी जो संज्ञा के आगे जो शब्द प्रयोग होगा, जो सर्वनाम प्रयोग होगा, उसे हम सर्वनाम ना कहकर क्या कहेंगे, उसे हम सर्वनाम ना कहकर सार्वनामिक विशेषण कहेंगे। समझ में आया या नहीं, एक बार सभी लोग कमेंट करें। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वर्गीकरण के आधार पर जो हमारा तीसरा भाग था। तीसरा भेद कौन था, तुलना के आधार पर विशेषण। समझ में आया, बहुत अच्छी। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट बनाइएगा, वर्गीकरण के आधार पर तीसरा भेद कौन था, तो वर्गीकरण के आधार पर विशेषण का तीसरा भेद था तुलना के आधार पर विशेषण। नेक्स्ट पॉइंट बनाइएगा, इसके आधार पर तुलना के आधार पर विशेषण। तो तुलना के आधार पर विशेषण के कितने भेद होते हैं, एक बार सभी लोग कमेंट करिएगा। तुलना के आधार पर विशेषण, जो हमारा तुलना के आधार पर विशेषण है इसके कितने भेद होते हैं, एक बार सभी लोग कमेंट करिएगा। किसके आधार पर, तुलना के आधार पर कितने भेद होते हैं, सभी लोग कमेंट कीजिएगा फटाफट। तुलना के आधार पर विशेषण के कितने प्रकार होते हैं, बहुत अच्छे, कितने होते हैं, 3। कितने होते हैं, 3। कौन कौन से, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। तो स्थान के आधार, तुलना के आधार पर कितने भेद हो गए, तुलना के आधार पर विशेषण के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से, तो इसमें हमारा पहला हो जाएगा, कौन सा होगा, मूलावस्था। मूलावस्था, इसे हम लोग क्या कहेंगे, मूल अवस्था, इसे हम लोग कहते हैं मूल अवस्था। और दूसरा है हमारा इसमें उत्तरावस्था। दूसरा कौन सा है, दूसरा है हमारा इसमें उत्तरावस्था।
और तीसरा है इसमें उत्तमावस्था। उत्तमावस्था। क्लियर हो गए कि तुलना के आधार पर विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो तुलना के आधार पर विशेषण के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? तो इसमें पहला है मूलावस्था और दूसरा है उत्तरावस्था और तीसरा है उत्तमावस्था। क्लियर हो गए? तो सबसे पहले हम जानेंगे जो हमारा मूलावस्था है इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कैसे पहचानेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग बनाइए क्या? मूलावस्था। मूलावस्था। तो फर्स्ट पॉइंट कौन सा रहेगा? तुलना के आधार पर विशेषण का पहला भेद कौन सा है? तो तुलना के आधार पर विशेषण का पहला भेद है मूलावस्था। ये का क्या होता है इसे हम पहचानेंगे। क्या? मूलावस्था। तो सबसे पहले हम यही जानेंगे कि ये होता क्या है कि जब कोई विशेषण अपनी मूल अवस्था में रहता है, इसके नाम से ही पता चल रहा है मूल अवस्था, यानी कि इसमें कोई परिवर्तन ना हो। तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी कि जब कोई विशेषण अपनी मूल अवस्था में हो जिसमें कोई परिवर्तन ना हो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम मूल अवस्था कहते हैं। क्या है? ध्यान दीजिएगा एक बार फिर से कि जब कोई विशेषण अपनी मूल अवस्था में हो जिसमें कोई परिवर्तन ना हो या जिसमें कोई तुलना नहीं की गई हो तो उसे हम मूलावस्था कहते हैं। तो नोट कीजिएगा क्या कि जब कोई विशेषण अपनी मूल अवस्था में रहता है, अपनी मूल अवस्था में रहता है, मूल अवस्था में रहता है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है तथा जिसमें तुलना ना की गई हो, जिसमें तुलना नहीं की गई हो। क्या है? तुलना नहीं की गई हो तो उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे हम मूलावस्था कहते हैं। उसे हम मूलावस्था कहते हैं। क्या बनी इसकी परिभाषा मूलावस्था की? जब कोई विशेषण अपनी मूल अवस्था में रहता है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है और जिसमें किसी की तुलना नहीं की जाती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम मूलावस्था कहते हैं। समझ गए? जैसे इसमें हमने एक उदाहरण लिया कि राजू एक अच्छा लड़का है। वाक्य क्या है हमारा इसमें? उदाहरण हमारा इसमें कि राजू एक अच्छा लड़का है। ध्यान दीजिएगा इस बात पर, इस वाक्य में क्या कह रहा है? जो हमारा वाक्य ये क्या है कि राजू एक अच्छा लड़का है। तो इस वाक्य पर ध्यान दीजिएगा, इसमें जो हमारी मूलावस्था है ये क्या है, इसका प्रयोग कहाँ किया गया, इसे हम कैसे पहचानेंगे कि इस वाक्य में मूलावस्था कहाँ पर है। तो देखिएगा वाक्य क्या है हमारा कि राजू एक अच्छा लड़का है।
तो इसमें हमारी संज्ञा क्या हो गई? संज्ञा हो गई लड़का। तो राजू एक कैसा लड़का है? तो राजू एक अच्छा लड़का है। कैसा लड़का है? अच्छा लड़का है। तो अब तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि इसमें मूलावस्था क्या है, जिसमें कोई परिवर्तन, इसमें जो विशेषण दिया गया है इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो इसमें मूल विशेषण क्या है? तो इसमें हमारा मूल विशेषण है अच्छा। राजू कैसा लड़का है? राजू एक अच्छा लड़का है। इसकी अवस्था कैसी है? यानी कि इसकी मूल अवस्था है क्या? अच्छा। समझ गए इस बात में मूल अवस्था कहां पर प्रयोग हुई? क्या? मूल अवस्था, मूला अवस्था। समझ गए मूला अवस्था क्या है इस बात में? कि राजू एक कैसा लड़का है? राजू एक अच्छा लड़का है। तो इसमें विशेषता क्या थी? राजू कैसा लड़का था? राजू अच्छा लड़का था। तो इसमें हमारी मूल अवस्था क्या थी? यानी जो हमारा इसमें विशेषण था अच्छा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ था, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे? इसकी तुलना किसी और से नहीं की गई। यानी जो हमारा लड़का था राजू सिर्फ एक लड़का था, इसकी तुलना किसी से नहीं की गई और इस वाक्य का परिवर्तन भी नहीं कर सकते हैं। समझ गए? तो चलिए अगला है हमारा इसमें तुलना के आधार पर दूसरा भेद कौन था? तुलना के आधार पर दूसरा प्रकार था हमारा उत्तरावस्था। नेक्स्ट पॉइंट बनाइएगा, कौन सा रहेगा नेक्स्ट पॉइंट? तो नेक्स्ट पॉइंट रहेगा हमारा उत्तरावस्था। कौन सा है? उत्तरावस्था। दूसरा पॉइंट है हमारा उत्तरावस्था। ये क्या होता है इसे भी हम लोग जानेंगे। क्या? उत्तरावस्था कि दो वस्तुओं में या दो व्यक्तियों में तुलना की जाती हो। मूलावस्था में क्या था कि उसमें कोई तुलना नहीं की जा रही थी। जो हमारा दूसरा है कौन सा? उत्तरावस्था। इसमें क्या है कि दो वस्तुओं या दो व्यक्तियों में तुलना की जा रही हो तथा जो उत्तरावस्था वाले जो हमारा वाक्य रहेगा या जो शब्द रहेगा या जो हमारा विशेषण रहेगा उसमें तर का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? तर का प्रयोग होगा। ध्यान से सुनिएगा, उत्तरावस्था क्या होता है कि जब कोई दो वस्तु या दो व्यक्तियों में तुलना की जाती हो उसे हम उत्तरावस्था कहते हैं। तो नोट कीजिएगा क्या बनेगी इसकी परिभाषा कि जब दो वस्तुओं या दो व्यक्तियों में तुलना की जाती हो उसे हम उत्तरावस्था कहते हैं। उसे उत्तरावस्था कहते हैं। इसमें हमारा एक पॉइंट रहेगा, वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। पॉइंट हमारा जो हमारे उत्तरावस्था वाले शब्द होते हैं उसमें किसका प्रयोग होता है? तर का प्रयोग होता है। नेक्स्ट पॉइंट बनाइएगा स्टार बना के कि उत्तरावस्था वाले विशेषण में उत्तरावस्था वाले
कुछ विशेषण में तर का प्रयोग होता है। तर का प्रयोग होता है। समझ गए? पहचान लोगे अगर कहीं पर उत्तरावस्था में आ जाए तो। देखिएगा इसकी परिभाषा क्या है कि जब दो वस्तुओं या दो व्यक्तियों में तुलना की जाती हो उसे हम उत्तरावस्था कहते हैं। इसमें जो हमारा महत्वपूर्ण बिंदु रहेगा वही क्या है कि जब कोई उत्तरावस्था वाले कुछ विशेषण होते हैं उसमें तर का प्रयोग होता है। जो हमारे प्रत्यय के रूप में किसका प्रयोग होता है? प्रत्यय के रूप में तर का प्रयोग होता है। जैसे इसमें हमने एक वाक्य लिया, क्या लिया वाक्य हमने? उदाहरण है हमारा कि राजू विजय से अच्छा है। क्या वाक्य है हमारा इसमें? राजू विजय से अच्छा है। वाक्य क्या है हमारा कि राजू विजय से अच्छा है। तो इस वाक्य में हमें क्या देखना है? इस वाक्य में देखना है जो हमारा उत्तरावस्था है इसका प्रयोग कहाँ पर किया है, उत्तरावस्था कहाँ पर दिया गया है। तो देखिएगा जरा ध्यान से, ध्यान दीजिएगा इस वाक्य पर कि राजू विजय से अच्छा है। तो इस परिभाषा की परिभाषा क्या कह रही थी? जब दो व्यक्तियों और वस्तुओं की किसी से तुलना की जा रही हो तो उसे हम क्या कहते थे? उसे हम उत्तरावस्था कहते थे। इस वाक्य को पढ़िए, ध्यान दीजिएगा, इसमें किसी से किसी की तुलना की जा रही है। क्या है कि राजू किससे अच्छा है? तो राजू, जो राजू है हमारा किससे अच्छा है? विजय से अच्छा है। समझ गए? तो राजू किससे अच्छा है? राजू विजय से अच्छा है। राजू की तुलना किससे की गई है? तो राजू की तुलना विजय से की गई। तो कैसे राजू विजय से कैसा है? मेन पॉइंट तो यहाँ ये फंसता है। तो राजू की तुलना विजय से की तो गई है, यानी किस विशेषता पर की गई, किस आधार पर की गई है, हमें इस पर ध्यान देना होगा। तो राजू विजय से कैसा है? राजू विजय से अच्छा है। तो अच्छे के आधार पर राजू की विजय से तुलना की गई। तो राजू विजय से कैसा है? राजू विजय से अच्छा है। अच्छा ये हमारा क्या हो गया? यही हमारा है उत्तरावस्था। समझ गए? सभी लोग एक बार कमेंट करिएगा ये हमने जो आपको वाक्य दिया है ये आप लोगों को समझ में आया या नहीं। सभी लोग एक बार कमेंट करें। बहुत अच्छी, समझ में आ रहा है ना? हाँ चलिए, क्या था बात हमारा कि राजू विजय से अच्छा है। तो हमारी इसमें उत्तरावस्था क्या हो गई? तो इसमें हमारी उत्तरावस्था हो गई अच्छा। राजू विजय से कैसा था? राजू विजय से अच्छा था। अच्छे होने की तुलना विजय से की गई थी। इसी प्रकार हमने इसमें एक और दूसरा वाक्य लिया कि यह या इन दोनों चोटियों में ये दो चोटियां उच्चतर हैं। हमारा वाक्य क्या है? वाक्य हमारा इसमें यह चोटी इन चोटियों में से उच्चतर है। ध्यान दीजिएगा इस वाक्य पर। वाक्य क्या है हमारा? यह चोटी इन चोटियों
चोटियों में से उच्चतर है। तो इस वाक्य में किससे तुलना की गई, इसकी तुलना किससे की गई? तो ये वाक्य जो दिया गया है हमारा, इस चोटी की तुलना किससे की गई? इस चोटी की तुलना की गई इन चोटियों से की गई। जो हमारी ये चोटी, तो वाक्य क्या था? यह जो चोटी है इन चोटियों से उच्चतर है, यानी कि बेहतर है, अच्छी है ना। तो ध्यान दीजिएगा। तो इसमें हमारा जो उच्चतर है ये क्या है? ये हमारा हो जाएगा उत्तरावस्था। लेकिन कैसे? यह चोटियां, यह जो चोटी है इन चोटियों से कैसे है? इस चोटी की तुलना इन चोटियों से की गई है, लेकिन किस आधार पर की गई है? तो किस आधार पर की गई? यह चोटी है इन चोटियों से कैसी है? इन चोटियों से उच्चतर है, यानी कि बेहतर है। तो इसमें हमारी उत्तरावस्था क्या हो जाएगी? तो इसमें उत्तरावस्था हो जाएगा, उत्तरावस्था हो जाएगा उच्चतर। क्या हो गया? उच्चतर। समझ में आया या नहीं? सभी लोग एक बार कमेंट करिएगा कि आप लोगों को हमारी बात समझ में आ रही है। फिर आगे बढ़ा जाए, क्लास को आगे बढ़ाया जाए। सभी लोग एक बार कमेंट कीजिएगा हमारी क्लास आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रही है या नहीं। बहुत अच्छी, सभी को समझ में आ रही है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे नेक्स्ट पॉइंट बनाएंगे। क्या? तुलना का तीसरा भेद कौन था? तो तुलना के आधार पर तीसरा भेद था उत्तमावस्था। तो नेक्स्ट पॉइंट बनाइएगा। नेक्स्ट पॉइंट बनेगा हमारा उत्तमावस्था। क्या बनेगा? उत्तमावस्था। ध्यान दीजिएगा, पॉइंट क्या रहेगा हमारा? हमारा नेक्स्ट पॉइंट रहेगा तुलना के आधार पर तीसरा भेद। क्या हमारा? तो तुलना के आधार पर तीसरा भेद है उत्तमावस्था। कौन सा है? उत्तमावस्था। ये क्या होता है? ये किस प्रकार पहचाना जाएगा? तो ध्यान दीजिएगा, जो हमारा उत्तमावस्था है ये क्या है? या किसी दो वस्तु, जब कोई दो वस्तुओं या दो व्यक्तियों से तुलना की जाती है, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। ध्यान दीजिएगा कि अंतर है कितना, फर्क कितना है। जो हमारा उत्तमावस्था है, जब कोई दो वस्तुओं या दो व्यक्तियों की तुलना की जाती है उसे हम उत्तमावस्था कहते हैं। लेकिन इसमें जो महत्वपूर्ण बात है, इसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु रहेगा वह बिंदु रहेगा जो हमारे उत्तमावस्था वाले विशेषण हैं उसमें तम का प्रयोग होता है। प्रत्यय के रूप में किसका प्रयोग होता है? तो प्रत्यय के रूप में तम का प्रयोग होता है। ये हमारे लिए उत्तमावस्था के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। तो ध्यान दीजिएगा, ध्यान से लिखिएगा, नोट कीजिएगा क्या है उत्तमावस्था? कि जब दो वस्तुओं या दो व्यक्तियों की तुलना की जाती हो, की तुलना क्या है? की तुलना की जाती हो, उसे हम उत्तमावस्था कहते हैं। उत्तमावस्था कहते हैं। इतनी तो बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। लेकिन जो उत्तमावस्था के लिए महत्वपूर्ण बिंदु रहेगा
नेक्स्ट बिंदु बनाइएगा, जो महत्वपूर्ण पॉइंट रहेगा नोट डालिएगा, नोट डाल के लिखिएगा अच्छा से, तब आप लोगों को ध्यान में रहेगा। क्या नोट में क्या रहेगा, जो हमारे उत्तम अवस्था वाले कुछ विशेषण हैं उसमें प्रत्यय के रूप में तम का प्रयोग होता है। नोट कीजिएगा, उत्तमा उत्तमा अवस्था वाले कुछ विशेषणों में प्रत्यय के रूप में किसका प्रयोग होता है, प्रत्यय के रूप में तम का प्रयोग होता है, तम का प्रयोग होता है। समझ गए। इसमें महत्वपूर्ण बिंदु क्या है कि उत्तम अवस्था वाले कुछ विशेषण ऐसे होते हैं जिनमें प्रत्यय के रूप में किसका प्रयोग होता है, तम का प्रयोग होता है। प्रत्यय होते क्या है, यानी कि शब्द के अंश में, शब्द के बाद जब कोई शब्द या अक्षर प्रयोग होता है, कोई वर्ण प्रयोग होता है, उसे हम प्रत्यय कहते हैं। शब्द के प्रारंभ में जो वर्ण प्रयोग होता है उसे हम उपसर्ग कहते हैं, जो अंत में होता है उसे हम प्रत्यय कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे हमने इसमें एक उदाहरण लिया, इसमें हमने उदाहरण लिया क्या, कल्पना, क्या उदाहरण है, कल्पना सबसे अच्छा नृत्य करती है। जो कल्पना है कैसा नृत्य करती है, कल्पना सबसे अच्छा नृत्य करती है। ध्यान दीजिएगा वाक्य क्या कह रहा है हमारा, जो कल्पना सबसे अच्छा नृत्य करती है। तो इस वाक्य में जो हमारा उत्तम अवस्था है इसका प्रयोग कहाँ हुआ है, उत्तम अवस्था कहाँ पर है इस वाक्य में, कल्पना किससे अच्छा नृत्य करती है, यानी सभी लोगों से अच्छा क्या करती है, नृत्य। कैसा करती है, सभी लोगों से नृत्य अच्छा करती है। इसकी विशेषता क्या थी, कल्पना सभी लोगों से, जो कल्पना करती है, कल्पना सभी लोगों से नृत्य कैसा करती है, जो कल्पना है सभी लोगों से अच्छा नृत्य करती है। कैसा नृत्य करती है, अच्छा नृत्य करती है। अच्छा क्या हो गया, तो अच्छा हमारा हो गया उत्तम अवस्था। अच्छा क्या हो गया, तो अच्छा हमारा हो गया उत्तम अवस्था। जैसे हमने इसी प्रकार इसमें एक और वाक्य लिया, क्या वाक्य हमारा, वाक्य हमारा गोदान मुंशी प्रेमचंद का उच्चतम उपन्यास है। नोट कीजिएगा, दूसरा वाक्य क्या हमारा उदाहरण में, गोदान मुंशी प्रेमचंद का, जो गोदान ग्रंथ था उनका उपन्यास, गोदान मुंशी प्रेमचंद का उच्चतम उपन्यास है। क्या है, उच्चतम उपन्यास है। ध्यान दीजिएगा वाक्य पर। तो इस वाक्य में हमारा जो वाक्य है ये क्या कहना चाह रहा है कि मुंशी प्रेम गोदान जो ग्रंथ था उनका, यानी उनका जो उपन्यास था मुंशी प्रेमचंद का उच्चतम उपन्यास था, सभी लोगों से बेस्ट उपन्यास था। तो इस वाक्य में हमें क्या देखना है, तो इस वाक्य में हमें देखना है जो हमारी उत्तम अवस्था है, उत्तम अवस्था का प्रयोग कहाँ किया। इस वाक्य में उत्तम
उत्तमावस्था कहाँ दी गई है? तो जो हमारा गोदान है मुंशी प्रेमचंद्र का कैसा उपन्यास है? गोदान मुंशी प्रेमचंद्र का उच्चतम उपन्यास है। कैसा उपन्यास है? उच्चतम उपन्यास है। तो उच्चतम क्या हो गया? तो उच्चतम हमारा इसमें मूला उत्तमावस्था क्या हो गई? तो उत्तमावस्था हो गया उच्चतम क्या? उत्तमावस्था। उत्तमावस्था क्या होगी इसमें? उच्चतम। मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास कैसा है? सभी लोगों से उच्चतम यानी बेहतर है। तो चलिए इतनी बात समझ में आई। उत्तमावस्था आप लोगों को समझ में आ गया या नहीं? एक बार सभी लोग कमेंट कीजिएगा फटाफट। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रेविशेषण यानी विशेषण, विशेष और प्रेविशेषण। विशेषण और विशेष तो हम लोग जान चुके हैं। अब हम लोग जानेंगे प्रेविशेषण के बारे में। तो सबसे पहले आप लोग बताइएगा जो हमने आप लोगों को ये पढ़ाया उत्तमावस्था, ये आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया या नहीं? अगर आप लोगों को कहीं पर डाउट हो रहा है, डाउट लग रहा है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। तो नेक्स्ट क्लास में आप लोगों का डाउट सॉल्व कर दिया जाएगा। ठीक है? तो समझ में आया? बहुत अच्छे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रेविशेषण। स्टेडिंग बनाइए, अच्छा सा पॉइंट बनाइए। क्या? प्रेविशेषण ये क्या होते हैं? क्या? प्रेविशेषण। नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारा? अच्छी सी हेडिंग बनाइए, प्रेविशेषण। विशेषण और विशेष्य के बारे में हम लोग जान चुके थे। आज हम लोग जानेंगे प्रेविशेषण के बारे में। ये क्या होता है? क्या होता है कि जब कोई विशेषण अथवा क्रिया विशेषण की विशेषता बताते हैं उसे हम प्रेविशेषण कहते हैं। ध्यान दीजिएगा क्या होते हैं प्रेविशेषण? कि जब कोई विशेषण शब्द या जो कोई शब्द या जो क्रिया विशेषण है किसकी विशेषता बताते हैं? विशेषण की विशेषता बताते हैं, उसे हम प्रेविशेषण कहते हैं। किसकी विशेषता बताते हैं? कुछ शब्द हैं वो किसी विशेषण की या किसी क्रिया विशेषण की विशेषता बताते थे, उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे हम प्रेविशेषण कहते थे। कहते हैं हमारा जो विशेषण था इसे क्या, इसे किस प्रकार बनाते जो विशेषण थे? यानी कुछ संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते थे, उन्हें हम क्या कहते थे? उन्हें हम विशेषण कहते थे। और विशेष्य क्या थे? जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई गई हो उसे हम विशेष्य कहते थे। क्या कहते हैं? और जो हमारा प्रेविशेषण है ये क्या है? कोई शब्द है जो किसी विशेषण या क्रिया विशेषण की विशेषता बताते हैं, उन्हें हम प्रेविशेषण कहते हैं। नोट कीजिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। क्या पढ़ेंगे हम लोग? प्रेविशेषण। तो ये होते क्या है कि जब कोई शब्द किसी विशेषण या क्रिया विशेषण की विशेषता बताते हूँ, क्रिया विशेषण की विशेषता
बताते हैं उन्हें क्या कहेंगे? उन्हें प्रेविशेषण कहते हैं। उन्हें प्रेविशेषण कहते हैं। समझ गए क्या होता है प्रेविशेषण? कि जब कोई शब्द किसी विशेषण की या किसी क्रिया विशेषण की विशेषता बताते हो उन्हें हम प्रेविशेषण कहते हैं। विशेषण क्या था? जब कोई संज्ञा या किसी सर्वनाम की विशेषता बताते थे उन्हें हम विशेषण कहते थे। अब प्रेविशेषण क्या है? जब किसी विशेषण की या क्रिया विशेषण की विशेषता बताते हैं उन्हें हम प्रेविशेषण कहते हैं। इतना तो समझ गए होंगे आप लोग। जैसे इसमें हमने कुछ उदाहरण लिया, उदाहरण है हमारा कि अजय बहुत अच्छा लड़का है। वाक्य क्या हमारा, ध्यान दीजिएगा। अजय कैसा लड़का है? अजय बहुत अच्छा लड़का है। ध्यान दीजिएगा इस वाक्य में जो हमारा प्रेविशेषण है इसका प्रयोग कहाँ हुआ है, हम किस प्रकार पहचानेंगे कि इस वाक्य में प्रेविशेषण भी है। विशेषण तो पता चल जाएगा, इसमें विशेषता क्या है? लड़का अच्छा है ना। तो अजय बहुत अच्छा लड़का है। तो सबसे पहले हम जानेंगे जो अजय है इसमें संज्ञा क्या है। तो सबसे पहले हम संज्ञा जानेंगे। इस वाक्य में संज्ञा है लड़का। क्या है? लड़का। लड़का कैसा है? तो इसमें विशेषण हो जाएगा अच्छा। अजय बहुत अच्छा लड़का है तो इसमें संज्ञा है लड़का, बहुत, इसमें अच्छा कौन है? अच्छा है लड़का, बहुत अच्छा है। तो अच्छा क्या हो गया? अच्छा हो गया हमारा विशेषण। इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता है लड़का अच्छा है। लेकिन अब बात आती है, अच्छा तो है लेकिन कैसा है? बहुत अच्छा है। लड़का बहुत अच्छा है। जो बहुत है ये क्या है? यही हमारा प्रेविशेषण है। जो विशेषण है किसकी विशेषता बता रहा है? लड़का कैसा है? अच्छा तो है लेकिन बहुत अच्छा है। समझ गए प्रेविशेषण का प्रयोग हम कैसे पहचानेंगे, कैसे होता है? तो प्रेविशेषण क्या हो गया? प्रेविशेषण हो गया हमारा बहुत। क्या हो गया? बहुत। ध्यान दीजिएगा, एक बात फिर से समझिएगा। क्या है? अजय बहुत अच्छा लड़का है। जो लड़का है कैसा है? ये अच्छा है। अच्छा क्या हुई? अच्छा विशेषता हो गई। ये तो अच्छा हो गया हमारा विशेषण, ठीक है। अब बात आती अच्छा, लेकिन अजय है कैसा है? अजय बहुत अच्छा लड़का है। अच्छा तो है लेकिन अजय बहुत अच्छा लड़का। ये बहुत क्या हो गया? यही हमारा प्रेविशेषण हो गया। समझ गए? समझ में आया या नहीं? एक बार सभी लोग कमेंट कीजिएगा। समझ में आया या नहीं? बहुत अच्छे। तो चलिए इसी प्रकार हमने इसमें एक और वाक्य लिया। वाक्य हमारा वह धावक। क्या है? वह धावक बहुत अधिक तेज दौड़ता है। वाक्य क्या हमारा, सुनिएगा फिर नोट कीजिएगा। वह धावक बहुत अधिक तेज दौड़ता है। इस वाक्य पर आप लोगों को ध्यान देना होगा। वह
धावक बहुत अधिक तेज दौड़ता है। तो इस वाक्य में आप सभी लोग बताएंगे इसमें प्रेविशेषण का प्रयोग हुआ तो है, लेकिन कितनी बार हुआ है। जो हमारा वाक्य है, वाक्य हमारा वह धावक बहुत अधिक तेज दौड़ता है, तो इस वाक्य में कितनी बार प्रेविशेषण का प्रयोग हुआ है। प्रेविशेषण का प्रयोग हुआ तो है, लेकिन कितनी बार हुआ है। ध्यान देना है आप लोगों को, इस बात पर ध्यान देते हुए इस बात का कमेंट कीजिएगा इसमें प्रेविशेषण का प्रयोग कितनी बार हुआ है। जिसके बाद हम बताते हैं आप लोगों को। नहीं भाई, तो ध्यान दीजिएगा, वाक्य क्या है हमारा, वह धावक बहुत अधिक तेज दौड़ता है। तो इसमें संज्ञा क्या हो गई, संज्ञा हो गई हमारी वो है क्या, वो है जो धावक है कैसा दौड़ता है, तेज दौड़ता है। इसमें क्रिया क्या है, क्रिया विशेषण है तेज। क्रिया विशेषण क्या है, तो क्रिया तो सबसे पहले हम जानेंगे क्रिया क्या है। क्रिया हमारी है वह कैसा दौड़ता है, वो है दौड़ता है। तो दौड़ता क्या हो गई, तो दौड़ता होगी हमारी क्रिया हो गई। अब बात आती है वह दौड़ता है, लेकिन कैसे दौड़ता है, वह दौड़ता है तेज दौड़ता है। कैसे दौड़ता है, तेज दौड़ता। तो ये क्या हो गए, तो ये तो हो गया हमारा क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण हो गया, वो है दौड़ता है लेकिन तेज दौड़ता है। लेकिन दौड़ता तेज दौड़ता है कैसे, अधिक तेज दौड़ता है, यानी कि अधिक तेज दौड़ता है। इसमें क्रिया विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है, धावक कैसा दौड़ता है, अधिक अधिक तेज दौड़ता है। तो ये क्या हो गया, क्रिया विशेषण ने क्या विशेषता बताई, वह अधिक तेज दौड़ता है, अधिक। तो यही हमारा हो गया प्रेविशेषण। क्या हो गया, प्रेविशेषण। क्या हो गया, ये हो गया प्रेविशेषण। अब बात आती है अधिक तेज दौड़ता है, लेकिन बहुत अधिक तेज दौड़ता है। जो धावक है वह कैसा दौड़ता है, बहुत अधिक तेज दौड़ता है। तो बहुत क्या हो गया, बहुत भी हमारा हो गया प्रेविशेषण। क्या हो गया, प्रेविशेषण। तो समझ में आया इसमें प्रेविशेषण का प्रयोग कितनी बार हुआ है। तो इसमें प्रेविशेषण का प्रयोग 2 बार हुआ है, लेकिन आप लोग समझ गए होंगे ये किस प्रकार हुआ है। बात आते हैं हम समझेंगे कि इस वाक्य में जो हमारा 2 बार हुआ है लौकिक, लेकिन हुआ किस प्रकार है, बात यहाँ पूछती है। तो ध्यान दीजिएगा एक बार फिर से कि वह धावक बहुत अधिक तेज दौड़ता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे वाक्य में संज्ञा। संज्ञा क्या हमारी वो है, ठीक है। अब उसके बाद जानेंगे इसमें क्रिया क्या क्या कर रहा है। तो क्या कर रहा है, दौड़ रहा है। क्या कर रहा है, वो है दौड़ रहा है, क्रिया हो गई। लेकिन कैसे दौड़ रहा है, वो है तेज दौड़ रहा है। क्रिया कैसे कर रहा है, तेज क्रिया कर रहा है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा क्रिया विशेषण, ठीक है। इसके बाद बात आती है तेज दौड़ता है लेकिन अधिक तेज दौड़ता है। क्रिया विशेषण क्या विशेषता बता रही है, तेज लेकिन
अधिक तेज। क्या तेज है लेकिन अधिक तेज। तो ये क्या हो गया, ये भी हमारा हो गया प्रेडिसेशन। क्या हो गया, अधिक भी हो गया प्रेडिसेशन। लेकिन अधिक तेज दौड़ता है, लेकिन कैसे, बहुत अधिक, बहुत फास्टली दौड़ रहा है। तो अधिक भी क्या हो गया, बहुत ही क्या हो गया, बहुत भी हमारा हो गया प्रेडिसेशन। समझ में आया या नहीं, एक बार सभी लोग कमेंट करिएगा कि आप लोगों को समझ में आया प्रेडिसेशन क्या होता है, समझ गए या नहीं, कमेंट कीजिएगा। बहुत अच्छे। तो हम लोग विशेषण की क्लास, यानी विशेषण तो हमारे पूरे क्लियर हो गए हैं। तो विशेषण की क्लास तो यही समाप्त करते हैं, लेकिन आप लोगों के लिए कुछ प्रश्न हैं, उनको सबसे पहले क्लियर करेंगे, उसके बाद क्लास को ऑफ करेंगे। प्रश्न हमारा इसमें पहला प्रश्न है, निम्न में से व्यक्तिवाचक संज्ञा चुनिए। व्यक्तिवाचक संज्ञा चुनिए। प्रश्न क्या हमारा, निम्न में से कोई ज्यादा कठिन प्रश्न नहीं है। मैं इसलिए आप लोगों को ये प्रश्न करवा रही हूँ कि आप लोग पढ़ रहे हो या नहीं। अगर पढ़ रहे होंगे तो आप लोग सही सही आंसर करोगे। क्या निम्न में से व्यक्तिवाचक संज्ञा चुनिए। क्या प्रश्न है इसमें कि निम्न में से व्यक्तिवाचक संज्ञा चुनिए। ऑप्शन ए है मोहन, ऑप्शन बी है लड़का, ऑप्शन सी है ईमानदार, ऑप्शन डी है मीठा। तो इसमें आप लोग सही आंसर कीजिएगा। इसमें कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, मोहन या लड़का या ईमानदार या मीठा। इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, अगर आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे तो आप लोग अच्छे से आंसर देंगे। तो इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, क्या लड़का होगी। लड़का क्या एक ही होता है, व्यक्तिवाचक का मतलब क्या होता है, एक, खुद के लिए। तो लड़का क्या एक ही होता है, लड़का क्या है, तो लड़का तो हमारा हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा। जो ईमानदार है, ईमानदार क्या है, ईमानदार है भाव। किसी व्यक्ति में ईमानदारता है तो उसका क्या है, वह भाव है। ये क्या हो गया, भाव। मीठा क्या है, मीठा है, मीठा क्या है व्यक्ति में, मीठा हो जाएगा गुणवाचक संज्ञा। तो बचा क्या, मोहन। इस वाक्य का सही आंसर क्या होगा, इस वाक्य का सही आंसर हो जाएगा मोहन। खुद के लिए किसी एक व्यक्ति का ही नाम हम लोग रखते हैं, मोहन कोई एक ही होगा, है ना। तो चलिए इसी प्रकार इसमें एक और वाक्य आप लोगों के लिए प्रश्न है, निम्न में से, निम्न युग्म दिए गए हैं उसमें कि निम्न युग्म में से, निम्न युग्म में से विशेषण नहीं है। क्या है, निम्न युग्म में से विशेषण नहीं है। ये हमारा सेकंड प्रश्न है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए है
लाल पीला। ऑप्शन बी है छोटा बड़ा। ऑप्शन सी है 2 3। ऑप्शन डी है राम और लक्ष्मण। इसमें आप सभी लोग आंसर कीजिएगा। इस प्रश्न में कौन सा आंसर सही रहेगा, कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, एक बार सभी लोग कमेंट कीजिएगा। प्रश्न है हमारा निम्न में से विशेषण नहीं। ऑप्शन ए है, इसमें ये चुनना है निम्न में से विशेषण कौन से नहीं। ऑप्शन ए है लाल पीला। ऑप्शन बी है छोटा बड़ा। और ऑप्शन सी है 2 3। ऑप्शन डी है राम और लक्ष्मण। सभी लोग कमेंट करें। कुछ लोगों के ऑप्शन आ रहे हैं ऑप्शन सी और कुछ के आ रहे हैं ऑप्शन डी। तो इसमें राइट आंसर क्या रहेगा? तो इसमें राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी राम और लक्ष्मण। ये क्या है? ये हमारी क्या है? संज्ञा। ये विशेषण नहीं है, ये क्या है? संज्ञा। समझ गए? तो चलिए आज की क्लास यही समाप्त करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को हमारी क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी क्लास समझ में आ रही है तो प्लीज क्लास को शेयर करें और लाइक करें और बेहतर तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।